नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अल्पसंख्यक संस्थानों को मिली छूट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के खिलाफ जाना एक एनजीओ को बहुत भारी पड़ गया। जज ने बिफरते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई। दरअसल 6 मई 2014 को तत्कालीन चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा, जस्टिस सुधांशु मुखोपाध्याय, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला की संविधान पीठ ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत सरकार के मामले में फैसला सुनाया था कि बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए बाध्यकारी नहीं है। आपको याद दिला दें कि 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने संविधान में 93वां संशोधन करके हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार की गारंटी का प्रावधान किया था। इसमें निजी स्कूलों को भी शामिल किया गया था। इसके तहत निजी संस्थानों को भी 25% सीटें वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करनी थी। लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों पर पेच फंस गया। सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी और संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। इस फैसले के 11 साल बाद एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि उस फैसले को पलट दीजिए और अल्पसंख्यक संस्थानों को राइट टू एजुकेशन का कानून लागू करने पर मजबूर कीजिए। अपने ही फैसले के खिलाफ रिट याचिका देखी तो सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह तमतमा उठा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले एनजीओ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया और पूछा कि क्या कोर्ट में यह सब होगा। अदालत ने कहा, इस तरह से तो पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका खारिज करते हुए कहा कि सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं से पूरी न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आप चाहते क्या हैं? जस्टिस नागरत्ना इस बात पर इतनी नाराज हुई कि उन्होंने यहां तक कह दिया वो खुद को इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से रोक रही हैं। यह रिट याचिका यूनाइटेड वॉइस फॉर एजुकेशन फोरम की ओर से दायर की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि वह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के प्रावधानों के तहत दी गई छूट वाले अपने 2014 के फैसले को पलट दे। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उसके वकील के इरादे और तौर तरीके पर सवाल उठा दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे तो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने बिफरते हुए पूछा, आपकी दिक्कत क्या है? कि आप सिस्टम को ध्वस्त करना चाहते हैं? हम अपने खुद के आदेश के खिलाफ कोई रिट याचिका मंजूर नहीं करने जा रहे हैं। आपकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको प्रक्रिया पता नहीं है? अब हम सजा देना शुरू करेंगे। इससे तो न्याय का पूरा सिस्टम ही चरमरा जाएगा। हम बेहद खफा हैं। कोर्ट ने याचिका को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आर्टिकल 32 के तहत चुनौती देने का सबसे घृणित दुरुपयोग करार दिया। इतना ही नहीं, जस्टिस नागरत्ना ने वकीलों के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाते हुए पूछा, आप किस तरह की सलाह दे रहे हैं अपने मुवक्किलों को? आप कानून जानने वाले नागरिक हैं, पेशेवर हैं, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आर्टिकल 32 के तहत चुनौती देने के लिए रिट याचिका दाखिल करते हैं। सबसे घृणित दुरुपयोग। हम खुद को रोक रहे हैं, इसलिए हम अवमानना जारी नहीं कर रहे हैं। बस क्या आप इस देश की न्यायपालिका को ध्वस्त करना चाहते हैं? ऐसी याचिकाएं दाखिल करके न्यायपालिका को नीचा मत दिखाइए। यह पूरे न्यायिक तंत्र के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि अब हम गलत सलाह के लिए वकीलों को सजा देना शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई रिट याचिका मेंटेनेबल ही नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा, यह कानून और कोर्ट की प्रक्रिया का बहुत ही बुरा, बेहद भयावह इस्तेमाल है। इसके साथ ही याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में 1 लाख रुपए जमा कराने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा, इससे ऐसे दूसरे याचिकाकर्ताओं को एक सबक मिलेगा। सवाल है कि इस तरह की याचिका के पीछे मानसिकता क्या है? साफ समझ में आता है कि अल्पसंख्यकों को मिले संवैधानिक अधिकारों तक को कुचलने की संगठित कोशिश हो रही है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक को गुमराह किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को मिली पूर्ण छूट असंवैधानिक है और बच्चों के शिक्षा के अधिकार यानी आर्टिकल 21A का उल्लंघन करती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं का मतलब केवल वो संस्थान है जो मुसलमान या ईसाई चलाते हैं। जैन, बौद्ध, पारसी और यहां तक कि हिंदुओं ने भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग उद्देश्यों के तहत अल्पसंख्यक संस्थान खड़े किए हैं। किसी मुगालते में मत रहिएगा, इस पर विस्तार से फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल सवाल है कि जो स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल पहले साफ कर दी थी, वो भी संविधान पीठ ने उसे चुनौती देने की गुस्ताखी के पीछे सोच और इरादे क्या हो सकते हैं, सिवाय इसके कि वो समझते हैं कि देश के न्यायिक तंत्र का अपने छिपे इरादों के लिए मजाक उड़ाया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में यह मामला संविधान पीठ के पास गया ही इसलिए था कि जस्टिस दीपांकर गुप्ता और जस्टिस मनमोहन ने यह कहते हुए इसकी अनुशंसा की थी कि आरटीई एक्ट से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छूट देने से कॉमन स्कूलिंग का विजन बिखर जाएगा और आर्टिकल 21A में बताए गए सबको साथ लेकर चलने के विचार कमजोर पड़ जाएंगे। हमें डर है कि जाति, वर्ग, पंथ और समुदाय के बच्चों को एक करने की बजाय ये बांटता है और शेयर्ड लर्निंग स्पेस की गुंजाइशों को कमजोर करता है। इसके बाद संविधान पीठ ने एक लंबी सुनवाई के बाद अल्पसंख्यक संस्थानों को, बल्कि हर तरह के अल्पसंख्यक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा था। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से अल्पसंख्यक संस्थानों पर प्रहार हुए हैं, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। यह सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही स्तरों पर हुआ है। भारत में अल्पसंख्यक संस्थानों पर प्रहार के अलग अलग तरीके हैं। इसमें हिंसक हमले, विध्वंसकारी कार्रवाई और नीतिगत चुनौतियां सब शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर मणिपुर तक अल्पसंख्यक संस्थान, प्रार्थना स्थल, स्कूल और कॉलेज निशाने पर रहे। मणिपुर में 2023 से जारी जातीय हिंसा के दौरान सैकड़ों गिरजाघरों को नष्ट कर दिया गया, जबकि 2024 में कई राज्यों में मस्जिदों और घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र तक ने चिंता जाहिर की है। दुनिया की कई रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि भारत अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का गढ़ बनता जा रहा है। इसके अलावा हेट स्पीच और सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई। 2025 में भी गुजरात के अहमदाबाद में चंदोला झील क्षेत्र में अल्पसंख्यकों से ताल्लुक रखने वाली सैकड़ों संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठनों के अनुसार ये प्रहार भाजपा शासित राज्यों में राजनीतिक संरक्षण के साथ हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थानों की सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। जो सबसे चिंतित करने वाली बात है वो ये कि ज्यादातर मामलों में पुलिस अक्सर हमलावरों की बजाय पीड़ितों पर ही कार्रवाई करती नजर आई। इसमें संभल की हिंसा और इसके बाद की कार्रवाई आप सभी को याद होगी। लेकिन डराने वाली बात यह है कि अब अदालतों को भी इस इरादे में शरीक करने की कोशिश हो रही है। तमिलनाडु हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन का फैसला और उसके बाद मचा हंगामा अभी बिल्कुल ताज़ा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।